नियम 1। तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज्यादा बुद्धिमान नजर आने दें। मूर्खता का अभिनय करें। ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषज्ञतापूर्ण सलाह की जरूरत है। ऐसी हानिरहित प्रतिक्रिया करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न पहुंचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव खजाने से सलाह नहीं ही मांगेंगे तो वो आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज्यादा रचनात्मक है तो सबके सामने उनका श्रेय उसे ही दें। सबको ये स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा सामाजिक और उदार हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दे। उसे ध्यान का केंद्र बना दे। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज्यादा चमकने देते हैं तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते हैं। ये उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज्यादा चमकने देंगे तो वो आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। आसमान में सितारे, एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा न डालें या उसकी चमक से मुकाबला न करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने के तरीके खोजें। विशेषज्ञ की राय, अपने मालिक से ज्यादा तेजी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य जितने ही चमकदार हों, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नजर नहीं आते हैं। नियम 2। मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें। शत्रुओं से काम लेना सीखें। सलाह डॉट मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वो मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाने के तरीके खोजें। शक्ति की कुंजी, ये स्वाभाविक है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। ये दुनिया निर्मम है और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। मित्रों के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें? दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको कष्ट न पहुंचे इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़ा ज्यादा हंसते हैं। किव की ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है, इसलिए वास्तव में आपको ये पता ही नहीं होता कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावनाएं क्या है। मित्र आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, आपके कपड़ों का पहनावा बेहद सुंदर लगता है। हो सकता है वे सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो आपके सामने वे गुण धीरे धीरे सामने आते हैं जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता के इस काम से संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग ये महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें ये अवसर अपने दम पर मिला है, इसलिए आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली।
मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है, जिससे वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या उन्हें नौकरी पर रखने में समस्या ये है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हो और आपकी मदद करने में सबसे ज्यादा सक्षम हो। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज की सभी स्थितियों में लोगों के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं, बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी, इस तथ्य को ढक लेती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर, आपके शत्रु सोने की ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टैलेरेंट 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा चाहिए। टैलेरेंट सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के खतरों को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा, इस तरह के अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख फोके को चुना, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था और जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वो जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वो जानता था कि फोके उससे कोई आशा नहीं रखेगा और ये साबित करने के लिए जीतोड़ मेहनत करेगा कि टैलेरेंट ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है, वो आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अंत में टैलीड ये जानता था कि फोके के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सफल नहीं हुए। जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी, तो जनता ने भी इसमें उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध बढ़ने लगा। टैलेरेंट और फोके के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे। इसलिए जब भी मौका मिले, अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन कर दें और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। शत्रुओं की मौजूदगी से विचलित या दुई न हो। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में आपको ये मालूम ही नहीं होता है कि आपके छिपे हुए कौन से मित्र दरअसल आपके शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वो उस आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है जिस पर अनिश्चितता के समय में विश्वास किया जा सकता है। तस्वीर कृतघ्नता का जबड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली रखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे कृतघ्नता से आपको कच्चा चबा जाएंगे। विशेषज्ञ की राय ये सीखें कि अपने लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मूठ की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है। बाल्तेसर प्रेषण 1601 से 1658। नियम 3, अपने इरादे छिपाकर रखे विचार। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, ये जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की कुंजी। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं।
वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग ये मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टतावादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी भलमनसाहत को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक भौंथरा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नापतोल कर बोलें। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। ये समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वो कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे, न ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की ये साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वे उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता, सिंसेरिटी। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। यागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि यागो की भावनाएं सच्ची है। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप ये मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा। इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य, जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एकरूप होगा, आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह से छिपे रहेंगे। नाकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था।
बैरन जेम्स रॉयसचाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरे के पीछे अपने असली विचार छिपा लें। याद रखें, अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश न हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती है। भेड़ कभी धोखा नहीं देती है। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकती है। विशेषज्ञ की राय, जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वो अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाए। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट न करें जब तक कि उनका विरोध करना असंभव न हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही न हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लें। संक्षेप में, उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती है जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरे हैं। निननडेला एनक्लोज 1623 से 1706 दूसरा भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।